हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छा होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोगों का चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो है हम लोगों का सॉलिड स्टेट। तो उस सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो होगा व्हाट इज़ अ सॉलिड। सॉलिड क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि सॉलिड जो है वो एक पदार्थ की अवस्था है जिसमें कि ये सारे फीचर्स या ये सारे गुण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया कि एक सॉलिड जो हम लोगों का है, मैटर की जो अवस्था है, उस सॉलिड में क्या होगा, एक डेफिनिट मास होगा, वॉल्यूम होगा और उसका एक डेफिनिट शेप भी होगा, यानी एक निश्चित आकार भी होगा। दूसरा हम लोगों ने लिखा है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी सॉलिड जो है या कोई भी जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि दे हैव शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और ये स्ट्रांग तभी हो पाएगा जब दोनों पार्टिकल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम होगा। तो फोर्थ पॉइंट हम लोगों का है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट या ऑसिलेट करेंगे। जैसे लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि एक पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता। वो जो है वो चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने ही पोजीशन पर हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो उसी पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स do not possess translatory motion but they can only oscillate about their mean position। यानी कि अपने ही पोजीशन पर टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, लास्ट पॉइंट है ये, कि दे हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड होंगे और इनकम्प्रेसिबल होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट के होते हैं। तो सॉलिड हम लोगों ने क्या है ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो हम लोग कहते हैं कि सॉलिड्स जो है वो दो टाइप के होंगे। फर्स्ट हम लोगों का है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड हम लोगों का है एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग सोचते हैं। आप ऐसा करो कि आप अपने घर के किचन में जाओ। चले गए किचन में जाने के बाद आप जो सॉल्ट का जो डब्बा है, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह में डालने के लिए, उस सॉल्ट के डब्बे को खोलो और उसमें से एक पिंच में जो सॉल्ट है, जो नमक है, उस नमक को अपने चुटकी में उसको भर लो। भर लिए होगे। अब उसको कुछ नहीं करना है, अब वापस आ जाओ अपने मेकअप रूम के पास। मेकअप रूम यानी कि जो ड्रेसिंग टेबल होता है, तो ड्रेसिंग टेबल के पास में आप आ गए, ठीक है। अब ऐसा करेंगे कि टैल्कम पाउडर का जो डब्बा है, उस टैल्कम पाउडर के डब्बे में से
थोड़ा सा पाउडर निकाल करके दूसरे पिंच में, मान लीजिए कि सॉल्ट आपने राइट हैंड में पकड़ा था, तो आप इसको लेफ्ट हैंड में जो है पिंच में, चुटकी में जो है थोड़ा सा पकड़ लो। तो अभी का सिचुएशन ये है कि एक पिंच में आपका सॉल्ट है और दूसरे पिंच में, दूसरे हाथ के जो चुटकी है उसमें आपका जो है पाउडर है, टैल्कम पाउडर है। दोनों को जरा हल्का हल्का आप रब करो। क्या महसूस कर रहे हो सो बताओ। तो डेफिनेटली आप ये महसूस करोगे कि सॉल्ट जो है, जो किचन से आपने उठाया था, वो सॉल्ट क्या है ना, वो थोड़ा सा आपको रफ लग रहा होगा, वो क्रिस्टल्स की तरह लग रहा होगा, वो दाना दाना लग रहा होगा। और जो पाउडर है, जो टैल्कम पाउडर आपने लिया था, वो टैल्कम पाउडर जो है वो सॉफ्ट लग रहा होगा, स्लिपरी लग रहा होगा। तो इसी बेसिस पर जो है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जो सॉल्ट है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो हम लोगों का जो टैल्कम पाउडर है वो हम लोगों का एमॉर्फस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो ग्रैनुलर फॉर्म में होंगे। ग्रैनुलर फॉर्म का मतलब हो गया दाना दाना होगा, रवादार होगा। जबकि हम लोगों का जो एमॉर्फस सॉलिड है वो हम लोगों का स्लिपरी होगा, सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रफ, आर इन ग्रैनुलर फॉर्म, whereas amorphous solids are soft, smooth and slippery। तो ये तो एक तरीका हो गया जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। लेकिन हम लोगों को ये जानना होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, किसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और किसे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव अ डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो अरेंजमेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, जैसे हम लोगों ने अभी कहा कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड स्टेट में जो हम लोगों का क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उन लोगों का अरेंजमेंट जो है वो एक प्रॉपर मैनर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा कोई सीक्वेंस मेंटेन्ड नहीं होगा। तो अगर सीक्वेंस मेंटेन्ड नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड एमॉर्फोस से बना है। एमॉर्फोस का मतलब हो गया सब्सटेंसेस विच हैव नो डेफिनिट शेप। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो बात निकाला वो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वैसा सॉलिड को कहेंगे जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर या फिर सीक्वेंस में होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई सीक्वेंस या ऑर्डर मेंटेन्ड नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों को काफ़ी क्लियर है, वो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ पर्टिकुलर डेफिनिट अरेंजमेंट, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई डेफिनिट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। सेकंड पॉइंट के बारे में हम लोगों ने लिखा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो काफ़ी हाई होंगे, क्योंकि उन लोगों का अरेंजमेंट प्रॉपर है। अरेंजमेंट जब प्रॉपर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों को मेल्ट करने में टेम्परेचर हम लोगों को ज़्यादा लगेगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपैरिजन में एमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी कम होगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है वो है हम लोगों का कि जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटते हैं बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट तो दे अंडरगो अ रेगुलर कट। रेगुलर कट का मतलब हो गया अगर काटना हम लोग चाहेंगे किसी काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट से जैसे चाकू वगैरह से, तो वो क्या होंगे कि उसका कट जो है वो रेगुलर कट होगा, एकदम सीधा कटेगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग चाहेंगे उसी डायरेक्शन में वो कट होगा। जबकि एमोर्फस सॉलिड में उन लोगों का जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि उसका कट भी जो होगा वो इरेगुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स का मतलब हो गया कि वाकई में सही मायने में सॉलिड्स है, यानी कि सॉलिड्स के अंदर में जो खूबियां या जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सारे के सारे देखने को मिलते हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में ये खूबियां जो है कुछ वायलेट होती हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो फीचर्स एक सॉलिड में एक्सपेक्टेड होते हैं उन फीचर्स में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। इसीलिए हम लोग एमोर्फस सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स के जगह पर स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। स्यूडो का मतलब हो गया एक तरह का फॉल्स, और स्यूडो सॉलिड्स को भी माने जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर ट्रू सॉलिड्स। जबकि हम लोगों का सूडो सॉलिड्स में रबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, जितने भी पॉलीमर्स हो गए, पॉलीथीन वगैरह, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह, ये सारे, इवन ग्लास जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाट इज़ अ ग्लास। ग्लास इज़ अ सॉलिड, is it true? No, glass is considered as a pseudo solid. It is considered as a super cooled liquid. Mind my words, it is called a super cooled liquid. इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अति शीतलित द्रव्य। तो ये हम लोगों का हो गया। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि हम लोगों का एमोर्फस सॉलिड को कह रहे हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये जो एनिसोट्रॉपी है या फिर आइसोट्रॉपी है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं। तो एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को समझने के लिए इस डायग्राम पर हम लोग गौर करते हैं। तो जैसे ये जो हम लोगों का डायग्राम है, पहले आप इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करके ये बताओ कि वेदर इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एन एमोर्फस सॉलिड। राइट, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर आप देख रहे हो कि दो लाइन हम लोगों ने खींचा है। तो ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, उस लाइन पर जरा आप गौर करो। तो जो हम लोगों का वर्टिकल लाइन है, जिसे हम लोग x और x डैश कह रहे हैं, उस लाइन पर आप देखोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को 4 सर्कल्स बने हुए हैं, जबकि राइट हैंड साइड में हम लोगों को 4 डॉट्स बने हुए हैं। देखें। अच्छा, दूसरा एक्सिस पर आप बात करते हैं हम लोग, उसमें आप देख रहे हो कि उसमें अल्टरनेट है, सर्कल डॉट, इस तरह से लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो अरेंजमेंट है अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ पार्टिकल्स वो डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट हो गया तो ये एनिसोट्रॉपिक हो गया। तो एनिसोट्रॉपी में होता क्या है? एनिसो मतलब हो गया डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक इसलिए होंगे क्योंकि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हम लोगों का डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट एक्सिस के अलोंग
डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आप समझ रहे हो? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है ये हम लोगों को डिफरेंट हो गया। जैसे एक्स एक्स डैश के केस में हम लोगों को एक तरफ राइट हैंड साइड में सिर्फ डॉट्स मिले और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सर्कल्स मिले, जबकि हम लोगों को वाई और वाई डैश वाले केस में हम लोगों को क्या मिल रहा था? अल्टरनेट मिल रहा था। इसलिए जो प्रॉपर्टी हो गया वो एनिसोट्रॉपिक हो गया। एक बार फिर से आप समझिए, एनिसोट्रॉपी का मतलब हो गया सब्सटेंसेस विच पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो प्रॉपर्टी हम लोगों को डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मिलेगा। अगर हम लोग एक्स और एक्स डैश एक्सिस के अलोंग मेज़र करें तो हम लोगों को मान लीजिए सर्टेन एक प्रॉपर्टी मिला एक्स या कुछ भी प्रॉपर्टी मिला, जबकि हम लोगों को उस y और y डैक्स एक्सिस के अलोंग अगर उसी प्रॉपर्टी को मेज़र करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वैल्यू। यानी एक्स एक्स डैश के अलोंग जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था वो वैल्यू हम लोगों को डिफरेंट मिलेगा। जबकि हम लोग अगर एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी मिलेगा या जो प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलेगा वो हम लोगों को सेम ही मिलेगा। तो फाइनली एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं कह रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक whereas amorphous solids are isotropic. Why so? Because of the arrangement of particles. What is this anisotropy and isotropy? Anisotropy means the physical properties, the values of physical properties will be different along different directions, whereas isotropy means the values of physical properties will be same along different directions. Clear है? तो आइए फिर आगे चलते हैं, जो कि हम लोगों का है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच इज़ बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्सेस। कैसे वो बाइंड किए हुए हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, कौन सा बाइंडिंग फोर्स काम कर रहा है, उसी के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि ऑन दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन solids can be classified in 4 types. याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आप याद रखोगे MICM, MICM। तो MICM का मतलब क्या हो गया? M का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, I का मतलब हो गया आयोनिक सॉलिड्स, C का मतलब हो गया कोवलेंट सॉलिड्स जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, और लास्ट है हम लोगों का मेटालिक सॉलिड्स। इसलिए इसको हम लोगों ने कहा MICM। इसको हम लोग मजाकिया ढंग से कह सकते हैं MICM। तो फिर आइए हम लोग देख लेते हैं कि 4 टाइप के जो हम लोगों के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम लोगों का है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हम लोगों को मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो वैन डर वाल फोर्स है, और डिफरेंट टाइप्स का डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी पॉसिबिलिटी बनती है, और डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस। तो इसकी क्या खासियत होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगा, तो हम लोगों ने लिखा है कि दे आर फेयरली सॉफ्ट, लो टू मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी पुअर होगा, यानी कि बेसिकली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स में आता है इसका ड्राई आइस, जिसे हम लोग सॉलिड CO2 भी कहते हैं। इसके अलावा मीथेन, आर्गन, क्लोरोफॉर्म वगैरह भी है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हम लोगों का है वो है आयनिक सॉलिड्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस ही होंगे, और आयंस के बीच में हम लोग पढ़े हुए हैं कि आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसको हम लोग आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं।
तो इसके खासियत या इसके प्रॉपर्टीज़ में होगा कि भाई दे आर वेरी हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हो गया अगर हम लोग हैमरिंग करें तो वो पार्ट पार्ट में टूट जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चकनाचूर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर हम लोग करें तो नॉर्मली जो कॉमन सॉल्ट है यानी सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड हम लोगों का है वो है हम लोगों का कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। तो नेटवर्क सॉलिड्स में या कोवेलेंट सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो कोवेलेंट फोर्सेस यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स होगा। और इसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कह सकते हैं कि दे आर हार्ड, हैविंग पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल्स में इसका डायमंड आता है, सिलिका हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया एक्सेट्रा। और लास्ट हम लोगों का है वो है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में आप खुद गेस करो कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसके मेटालिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेटल के कैटायंस हो सकते हैं या फिर मेटल्स के एटम्स होंगे अगर वो न्यूट्रल रहे तो। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करेगा वो होगा मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे मेटालिक बॉन्ड्स भी कहते हैं। और मेटालिक बॉन्ड में खासियत ये होती है कि दे आर वेरी हार्ड, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर में कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक है, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा इसके अंदर में आते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर, आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो फिर निश्चित तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगला जो हम लोगों का होगा सॉलिड स्टेट पार्ट 2, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो कि जहाँ से हम लोगों का असली सिलेबस स्टार्ट होता है, और वो है हम लोगों का स्पेस लैटिस, यूनिट सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, जैसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी SCC, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड, FCC, ECC एक्सेट्रा। थैंक यू।